Question number 373. Which row of the table below describes what happens when external temperature decreases? यानी कि अगर आप बॉडी के बाहर एक्सटर्नल टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है तो उस कंडीशन में बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे हीट को कंजर्व करने के लिए. अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है यानी कि बाहर क्या है, ठंड है. हमें क्या करना है, हमें बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए हीट को कंजर्व करना होगा, हीट को बचाना होगा. उसके लिए फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर लॉस जो बॉडी से हो रहा है उसको कम कर देंगे बिल्कुल, यानी कि जो स्वेट प्रोडक्शन है उसको बहुत कम कर देंगे. उसके अलावा हम लोग वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे. वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि ब्लड फ्लो जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा जिससे हीट कंजर्व होगी. ठीक है, इसीलिए सर्दियों के अंदर क्या होता है, हमारे हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, यानी कि ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर कम हो जाता है. उसका मकसद होता है हीट को कंजर्व करना ताकि बॉडी का अंदर वाला टेम्परेचर जो है वो बैलेंस रहे. तो होता क्या है, हमारे जो मेन, अब फॉर एग्जांपल बाहर टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, ये सेंस कौन करता है, ये करता है हाइपोथैलेमस. ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं हमारे पास थर्मो रिसेप्टर्स. मेन बॉडी के थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, वो रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर को, ये डिटेक्ट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को. तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स नहीं बल्कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है. अब मैंने अभी बताया आपको कि स्वेट प्रोडक्शन क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है. और क्यूटेनियस ब्लड फ्लो भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा क्योंकि वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है. तो इंक्रीज़ वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे. बाकी बचा आपके पास बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन. तो यहाँ पे इसमें इंक्रीज़ लिखा हुआ है तो ये भी गलत है. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है. सिंपल सा क्वेश्चन था. Next, question number 374. Which of the following processes involve active transport? ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट देखें, एक्टिव भी होती है, पैसिव भी होती है. ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन. एक हमारे पास होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, नो एटीपी यूज्ड. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी यूज़ होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट लोअर टू हायर अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल ऑस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, सिंपल डिफ्यूजन भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी कि प्रोटीन्स के थ्रू जब कोई चीज़ अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन जाए. उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास जैसे यूनिपोर्ट हो गया, सिम्पो हो गया, एंटीपोर्ट हो गया. तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स हैं. सोडियम पोटेशियम पंप हो गया. तो अब देखते हैं क्या चीज़ हो रही है. रीएब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन द किडनी, तो ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, तो ये तो सही ऑप्शन है. नंबर सेकंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एल्वेलाई, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, ये होती है सिंपल डिफ्यूजन, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा. मूवमेंट ऑफ केमिकल्स इन अ न्यूरल साइनेप्स. न्यूरल साइनेप्स के अंदर केमिकल्स कौन से, न्यूरो ट्रांसमीटर की बात हो रही है. साइनेप्स क्या होता है, जैसे ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है. ठीक है, दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं साइनेप्स. ठीक है, अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल कैसे जाता है, मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होता है. ये वाला न्यूरॉन जो है इस तरीके से कुछ केमिकल्स जिन्हें न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है ये रिलीज़ करता है. ठीक है, और फिर ये न्यूरो ट्रांसमीटर इसके सेल बॉडी में जाते हैं, फिर इस तरीके से मैसेज ट्रांसफ़र हो. तो ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक है, वन ओनली. Question number 375. Which of the following statements is correct about enzymes के हवाले से. All enzymes are made up of amino acids only. तो सारे के सारे enzymes क्या सिर्फ प्रोटीन से बने हुए होते हैं. कुछ ऐसे enzymes भी हैं जो कि RNA से बने हुए होते हैं. सही है, तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है. जिन्हें देखो कुछ enzymes जो है वो हमारा RNA से, जैसे राइबोजाइम. उसके बाद तो ये स्टेटमेंट गलत है. नंबर 2, एंजाइम्स कैन समटाइम्स स्लो द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ स्ट्रॉन्ग. एंजाइम का काम ही होता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है. रॉन्ग. नंबर 3, एंजाइम्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन रेट ऑन रिएक्शन टेम्परेचर विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि नो इम्पैक्ट नहीं, इट हैव अ वेरी लेस इम्पैक्ट ऑन द टेम्परेचर, बट नो इम्पैक्ट नहीं बोल सकते आप. ठीक है,
एंजाइम्स आर हीट सेंसिटिव बट रेजिस्टेंट टू चेंजेस इन पीएच। तो हीट सेंसिटिव होते हैं एंजाइम्स, लेकिन पीएच सेंसिटिव भी होते हैं, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 5 विच इज़ ई। ओके, तो समझ आ गया एंजाइम्स कुछ जो है वो प्रोटीन के अलावा भी और मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। Okay, number 376. Which of the following is or are typically larger in size in eukaryotes than in prokaryotes? अब देखो, यूकैरियोट के अंदर कौन सी चीज़ प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ी होती है? तो यहाँ पर सबसे पहले सेल, ऑफ कोर्स सेल है हमारे पास, ठीक है, सेल बड़ा होता है, हाँ ये ठीक है। और अमीनो एसिड्स हो गए, तो अमीनो एसिड भी यूकैरियोट के अंदर बड़ा होता है। राइबोसोम्स भी यूकैरियोट के बड़े होते हैं। बाकी रही बात एटीपी मॉलिक्यूल्स की, तो वो तो दोनों में सेम ही होता है, वैसा केमिकल होता है, वो तो मॉलिक्यूल है, तो वो उसमें साइज़ में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब होगा, क्योंकि एटीपी मॉलिक्यूल्स तो बेसिकली हर सेलुलर लाइफ के अंदर सेम ही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 373। ओके, इसके अंदर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर और इज़ ट्रू अबाउट हीमोग्लोबिन एंड इट्स फंक्शंस। हीमोग्लोबिन हमारे पास आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हीमोग्लोबिन ये क्या लिखा हुआ है, इज़ कंपोज्ड ऑफ आयरन कंटेनिंग हीम सब यूनिट्स। तो ये एक सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हाँ आयरन सब यूनिट्स होते हैं इसके पास। इस तरीके से 4 आयरन के एटम्स होते हैं और इन पे ग्लोबिन चेन्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का। 2 अल्फा ग्लोबिन होती है, 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स होती हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, बाय द वे। नंबर 2, द बोहर इफेक्ट डिस्क्राइब्स हीमोग्लोबिन। अच्छा, बोहर इफेक्ट आप लोग पढ़ोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, एक होता है बोहर इफेक्ट और एक दूसरा वाला इफेक्ट होता है। खैर, बोहर इफेक्ट डिस्क्राइब्स हीमोग्लोबिन्स इंक्रीज्ड एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एट डिक्रीज्ड पीएच। तो यहाँ पर वो, अब देखो बोहर इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेशन के अंदर, जब आप पढ़ते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पे ये आता है। बोहर इफेक्ट क्या होता है कि, अच्छा, अकॉर्डिंग टू बोहर इफेक्ट जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बढ़ती है जब टेम्परेचर में, पीएच में डिक्रीज़ आता है। अगर हम लोग H आयंस को डिक्रीज़ कर देंगे तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो बढ़ेगी, ऐसा इस स्टेटमेंट में कह रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये ओपोजिट बात लिखी हुई है। असल में क्या होता है कि बोहर इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ती है जब एक्चुअली में पीएच जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। पीएच इंक्रीज़ होती है, पीएच इंक्रीज़ होती है, इसका मतलब ये H पॉजिटिव आयंस जब डिक्रीज़ होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये गलत लिखा है, पीएच जब डिक्रीज़ होगी तो H पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, H पॉजिटिव आयंस क्या होता है, एसिडिक पीएच लाता है, एसिडिक पीएच लोअर पीएच होती है, तो एसिडिक आयंस बढ़ेंगे, ठीक है। तो डिक्रीज़ पीएच का मतलब क्या है, H पॉजिटिव बढ़ेगा या कम होगा? थिंक अबाउट इट, कम होगा, ठीक है, क्योंकि पीएच कम हो रही है, इसका मतलब पीएच एसिडिक हो रही है, इसका मतलब H पॉजिटिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई थिंक मैंने बहुत बार थोड़ा सा उल्टा कर दिया होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा से देखते हैं। ये हमारे पास पीएच है 7, न्यूट्रल है। पीएच अगर कम होगी, पीएच डिक्रीज़ होगी का मतलब क्या है, पीएच एसिडिक हो रही है, यानी कि H पॉजिटिव बढ़ रहा है, सही है। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, पीएच अगर बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि पीएच बेसिक हो रही है, यानी कि H पॉजिटिव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब समझ आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है। हीमोग्लोबिन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड, ऐसा ही लिखा हुआ है, यस। तो हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन के साथ बाइंड होता है और हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाता है, तो इसमें ये लिखा हुआ है बेसिकली, जो कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है वैसे, ठीक है। हीमोग्लोबिनिक एसिड बनता है जब हाइड्रोजन और
हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव अटैच होता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो नंबर 1 सही है, नंबर 3 सही है, 2 सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला ठीक ऑप्शन होगा, 4th वन, डी। Question number 379, which of the following can occur? Okay, this is the last question. Which of the following can occur during anaerobic respiration in plants and yeast? तो anaerobic respiration के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, ठीक है। तो अच्छा 378 क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, चलें ओके। तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होती। फिर है प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए की प्रोडक्शन होती है। देखो एसिटाइल हमारे पास ग्लाइकोलिसिस पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन अपना रेस्पिरेशन का। इलेक्ट्रॉन में पायरोवेट बनता है, पायरोवेट फिर कन्वर्ट होता है किस में, एसिटाइल कोए में, फिर जाता है क्रेब्स साइकिल में और फिर होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कोई भी क्रेब्स साइकिल नहीं होती, तो प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोई भी नहीं होता। थर्ड में ग्लाइकोलिसिस है, तो ये सही है। ग्लाइकोलिसिस दोनों, ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन स्टेप है एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। फिर है रिवर्सिबल फर्मेंटेशन। रिवर्सिबल फर्मेंटेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए कि पायरोवेट कन्वर्ट नहीं हुआ एसिटाइल कोए के अंदर, देखिए एनारोबिक में ऐसा ही होता है ना, पायरोवेट कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि जो लैक्टेट है एनिमल के अंदर वो बनता है और इथेनॉल बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। तो रिवर्सिबल फर्मेंटेशन तो नहीं होती ऑफ कोर्स, क्योंकि फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं होती। तो फर्मेंटेशन होती है बट रिवर्सिबल फर्मेंटेशन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 सही है, सॉरी ग्लाइकोलिसिस वाला ऑप्शन सही है, तो कौन सा होगा, ए सही ऑप्शन है, 3 ओनली वाला।